नमस्कार दोस्तों, आज चालू करते हैं गति। पिछली कक्षा में हमने बल को पढ़ लिया था, उसी का एक पार्ट है गति। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड में और रीट में और जिस भी एग्जाम में गति संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गति है क्या। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन दिखाई देता है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है, पोजीशन में जो चेंजेज होते हैं उनको हम कहते हैं गति। ठीक है, चलिए अब ये गति काफ़ी प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति, एक सीधी रेखा के अंदर जो गति होती है उसे बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। एक समान गति, समान अंतराल में समान जो दूरी तय करता है उसे कहते हैं एक समान गति। असमान गति, जो समान अंतराल में अलग अलग दूरी जो तय करता है उसे हम असमान गति कहते हैं। जो समान गति होती है जिसमें फिक्स कांस्टेंट वेग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट वेग से जो चलती है उसे क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। असमान गति जिसमें जैसे ट्रैफिक में कभी ज़्यादा चीज़ की, कभी कम की, कभी ज़्यादा की, कभी कम की, कभी एक्सीलेटर बढ़ाया, कभी कम किया, बढ़ाया, कम किया, तो असमान गति होगी। समान जो गति होती है उसका दूरी समय जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, और जो असमान गति होती है उसका दूरी समय वो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दूरी बनाम विस्थापन। अब देखते हैं हमने दूरी और विस्थापन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत है। दूरी पथ की कुल लंबाई जो होती है उसे कहते हैं, जो हम चलते हैं, जितनी हम डिस्टेंस तय करते हैं उसको सबको दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम जो डिस्टेंस हम तय करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट की, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है। इसमें बस आप चले हो सीधे टेढ़े वेढ़े जैसे भी चले हो, आप ऐसे चले हो, ऐसे चले हो, ये सब दूरी है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, इसलिए क्या अदिश राशि है। और दूरी और विस्थापन क्या है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जरूरी है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आप चले हो। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि आप -5 किलोमीटर चले हो, 5 किलोमीटर ही चलोगे, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे होगा हम देखेंगे अभी, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, ये एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये वृत्ताकार पथ है। इसमें पॉइंट ए से हमने चलना चालू किया इस प्रकार से और एक पूरा चक्कर लगाया, तो इसकी जो टोटल दूरी होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि का क्या होता है, 2πr। तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2πr हो गई, मतलब दूरी परिधि के बराबर हुई, 2πr हुई। विस्थापन क्या हुआ, चूँकि उसने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट स्टार्टेड फॉर दिस, उसने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था और घूम के वो इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसका विस्थापन हो गया बिल्कुल जीरो, विस्थापन जीरो हो गया। इसीलिए विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं होगी, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी। विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होगा, मान लो वो यहाँ से चल के थोड़ा सा इधर चला गया होता, तो इस प्रकार से नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसकी दूरी 2πr होगी, लेकिन विस्थापन उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि, ये भी इंपॉर्टेंट है, और दूरी अदिश राशि है। अब ये देखिए, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। यहाँ से चला इस प्रकार से और वो यहाँ पर आ गया, बिंदु बी पर यहाँ पर आ गया। दूरी क्या होगी, चूँकि ये अर्धवृत्त आधा हाफ सर्कल इसने कंप्लीट किया है, तो उसका दूरी क्या होगी, पूरे सर्किल की होती है 2πr, हाफ सर्किल की हो जाएगी πr। कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यहाँ से चला तो इस स्टार्टिंग बिंदु से और जो ये बिंदु है एंड बिंदु, एंड पॉइंट तक, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो ये हो जाएगी, ये एक न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की r, ये भी r, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका 2r हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या समान हो सकता है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। समान कैसे हो सकता है? जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही चला होता मान लो, ठीक है, तो विस्थापन और दूरी दोनों ही सेम हो जाते। मान लो एक बिंदु है यहाँ से और यहाँ तक किसी ने गति की है, तो इसका विस्थापन और दूरी दोनों इतने ही होंगे, तो दोनों समान हो सकते हैं। लेकिन दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। दूरी जो है विस्थापन से कम नहीं हो सकती, या तो ज़्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, ठीक है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात को। अब हम नेक्स्ट पढ़ते बेग। अब तक हमने पढ़ा दूरी, अब हम पढ़ते बेग। बेग क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं। चेंज ऑफ योर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू योर टाइम। टाइम के हिसाब से जो विस्थापन होता है उसमें जो बदलाव होता है उसे क्या बोलते हैं हम? बेग बोलते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को, यह क्या एक सदिश राशि है। बेग फिक्स होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे पीछे ऐसे चल रहा है, वो फिक्स है, ऐसा नहीं एक जगह खड़ा है, वो फिक्स होता है। इसलिए बेग क्या है? सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? क्योंकि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर है, और समय का मात्रक क्या होता है? टी, सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ओके, ध्यान रखना। डायरेक्ट मात्रक आपको 4 मात्रक दे देंगे और इधर 4 क्या दे देंगे आपको? राशियाँ दे देंगे, उनको मैच करवा लेंगे। हम इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको लेके आने वाले हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे उसमें। बेग का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य हो जाएगा, गाड़ी खड़ी है तो बेग 0 हो गया, 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है वो। बैक गियर में जा रही है तो ऋणात्मक हो गया, अपनी जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में जा रही है तो पॉजिटिव हो गया, बस। औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, जहाँ से स्टार्टिंग किया उस समय वेग मान लो 0 है और लास्ट का वेग क्या है? 100 है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? 0 प्लस 100/2, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर इसका हो गया। ओके, चलो। दूरी तथा समय ग्राफ का ढाल जो होता है, उसका टेंजेंट जो होता है, या प्रवणता ढाल, टेंजेंट जो होता है वस्तु की चाल को व्यक्त करता है। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि दूरी समय ग्राफ जो होता है, दूरी समय जो ग्राफ है वो क्या बताता है? वो चाल बताता है, ठीक है। हम ये हमने पढ़ा था, एक समान चाल, एक समान गति, वो बताता है, ठीक है। आगे चलो, देखो, चाल, स्पीड और बेग। स्पीड ये है, बेग में निश्चित डायरेक्शन होती है किधर हम जा रहे हैं। चाल अदिश राशि होती है, बेग में चूंकि डायरेक्शन होती है तो क्या है? सदिश राशि होती है। केवल परिणाम है, क्योंकि क्या है? अदिश राशि है, और इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी है, इसीलिए सदिश राशि है। चाल क्या होती है? दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी जितनी तय कर उसमें परिवर्तन की दर। और विस्थापन क्या होता है? वो बेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। डायरेक्शंस होती है, विस्थापन में सदिश राशि है, उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी? बेग होगी, इसलिए वो क्या हुआ? समय में, मतलब विस्थापन में परिवर्तन हुआ, इसलिए वो सदिश राशि है, ठीक है। ध्यान रखना, चाल क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि किसकी में परिवर्तन की दर है? दूरी में। दूरी भी क्या है? अदिश राशि है। बेग क्या है? सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि किस में परिवर्तन की दर? विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, ध्यान रखना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी संबंधित है। एक जो कार है वो हमने देखी, उस जिस समय हमने उसको देखा था उस समय उस पर लिखा हुआ था 2000 किलोमीटर। जब 8 घंटे हमने यात्रा की उस समय उस पर लिखा हुआ था 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, चाल दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी तय की इसने? दूरी की थी भाई साहब 400, क्योंकि पहले कितना था? 2000 था, फिर 2400 तक गई, तो 400 और डिवाइडेड बाई 8, जितना उसने समय लिया, तो क्या आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो उसकी क्या है? औसत चाल है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। त्वरण, अभी तक हमने चाल पढ़ा, दूरी पढ़ी, विस्थापन पढ़ा। अब हम देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है।
वेग में परिवर्तन की दर को, देखो दूरी में या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग किस तरीके से बदल रहा है, 10 किलोमीटर, फिर 11, फिर 12, 13, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई, फिर 50 की हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, फिर 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की, फिर घट रहा है, 90 हो गई, 90 से 50 आ गया, 50 से 40 आ गया, 30 आ गया, 20 आ गया, 0 हो गया। वेग का घटना और वेग का बढ़ना, वेग का समय के साथ परिवर्तन की जो दर होती है, चाहे वो घटे या बढ़े, उसको क्या बोलते हैं, जो राशि उसके लिए कंडक्ट होती है उसे बोलते हैं हम त्वरण। त्वरण को मोस्टली ए से दर्शाते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी, मतलब परिवर्तन की दर। ठीक है। त्वरण, जब गति बढ़ रही है तो त्वरण होगा पॉजिटिव, जब गति घट रही है, जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो त्वरण होगा नेगेटिव। ऐसे पढ़ोगे भूलोगी नहीं, डायग्राम से सारी चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ऐसे पढ़ोगे भूलने का मतलब है ही नहीं। समय और वेग, समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, इस जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ, जो इस ग्राफ का जो ढाल बताएगा वो क्या होगा, त्वरण को बताएगा। ये पूछ लेंगे आपको, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है उसकी प्रवणता जो होती है, उसका टेंजेंट जो होता है वो क्या दिखाता है, त्वरण दिखाता है। सीधी सी बात है। इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राशि क्या है, सदिश राशि, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर है, वेग खुद सदिश राशि है। तो ये भी देखो, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हुई, विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हुई थी, वेग, तो वेग सदिश राशि। अब वेग खुद सदिश राशि और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, तो त्वरण भी सदिश राशि। ठीक है। अब वेग में परिवर्तन की दर है, तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, उसमें परिवर्तन की दर मतलब 1/t, 1/सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ध्यान रखो, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, उसके बटे में एक और टी लगाना है, एक और समय लगाना, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या राशि है, पॉजिटिव राशि। ठीक है। चलो, वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा उसे त्वरण कहेंगे, जो नेगेटिव होगा उसे मंदन कहेंगे। अब देखो, वेग से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को व्यक्त करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होता है, और वेग समय ग्राफ खींचने पर भी सीधी रेखा प्राप्त होता है। और असमान त्वरित गति से, असमान हमने शुरू में देखा था, उसका वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। ये फैक्ट है, इनको याद करना है। इनसे संबंधित आप पीपीटी है वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सारी पीपीटी, ये इससे आप नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बना के फिर बार बार उनका रिवीजन करो। बहुत कम समय में आप अच्छे नोट्स बना सकते हो इससे। अब जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम इतना सब कुछ हमने पढ़ा था, उसको पढ़ते हैं गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 सूत्र, 3 याद करने, बिल्कुल रटने। v बराबर u प्लस AT, वेग समय संबंध। देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या आ रहा है, वेग और समय आ रहा है, तो वेग समय संबंध है। v बराबर u प्लस AT, पहला नियम, पहला समीकरण है गति का। s जो कि दूरी, v तो क्या है, वेग है, t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी। तो ये क्या है, स्थिति, समय और स्थिति का संबंध है। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वेग स्थिति संबंध है। देखो यहाँ पर v जो है वो है अंतिम वेग, अंतिम वेग, u जो है वो है प्रारंभिक वेग। ठीक है। a बराबर क्या है, त्वरण, ये पॉजिटिव नेगेटिव शून्य कुछ भी हो सकता है। t बराबर क्या है, समय, ओके। s बराबर क्या है, दूरी। ठीक है। तो यही चीज़ें, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण एक्सीलरेशन, और t क्या है, समय, और s क्या है, दूरी। ठीक है। तो इनको आपको याद करना है, इनको तो याद ही करना है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है। चलो इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विराम अवस्था, मतलब u बराबर क्या है, 0 है।
5 मिनट में, टी बराबर क्या है 5 मिनट, सेकंड में क्या है 300 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है, तो उसका वेग कितना होगा। वेग हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ में रख लो v बराबर क्या होगा ये, ओके। इसमें रखो t बराबर 300 और इसमें रखेंगे तो यहाँ पर v बराबर 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको आप करके देखना, उसके बाद इसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन की गति के अब तक हमने गति के 3 नियम देख लिए हैं, गति के हमने तीनों नियम देख लिए हैं, मतलब तीनों समीकरण देख रहे हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने अभी तक तीनों वो देख लिया, हम आगे देखते हैं। और 9वें सेकंड में 3 तय की गई दूरी भी हमने देख ली है। चलो अब देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम जिनको बोलते हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, सिंपल है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, एक बार मैं आपको समराइज करवा रहा हूँ। द्वितीय नियम में बल की परिभाषा आती है और तृतीय नियम वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब तीनों नियम बारी बारी देखेंगे, उनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद करना है। अगर इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो वो 99% चांस होते हैं यहीं से बनता है। चलिए अब देखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। जो वस्तु होती है वो अपनी स्थिति का विरोध करती है, मतलब स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज होने का हमेशा विरोध करती है। जब तक वो स्थिर है स्थिर ही पड़ी रहेगी, गतिशील है गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। बाहरी बल लगाएंगे उसके बाद वो अपनी स्थिति को चेंज करती है, चेंज करने का प्रयास करती है। ये एक गिलास है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। इस पे ऊपर एक हम ताश का पत्ता रखा और इस पर क्या रखा है, हमने एक नोट रख दिया, हमने एक सिक्का रख दिया। अब हम क्या करते हैं, उंगली से उसको फ्लिप करते हैं। किसको? पत्ते को। तो देखो पत्ता तो उड़ जाएगा, पत्ता एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा क्योंकि हमने उस पर बल दिया है, इसलिए उसने अपनी स्थिति चेंज की। लेकिन हमने जो बल है वो किस पर नहीं दिया, सिक्के पे नहीं दिया, तो सिक्का क्या होगा, नीचे की साइड गिर जाएगा। उसमें वेग नहीं आएगा, वो नीचे की साइड गिर जाएगा। नीचे की साइड क्यों गिरेगा? गुरुत्व के कारण। तो वो विराम अवस्था में रहेगा और इस विराम अवस्था को ही क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है, मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उसी हिसाब से ज़्यादा कम होता है। ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा जड़त्व, कम द्रव्यमान कम द्रव्य। जब ब्रेक लगाने पर, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब स्थिति एक में बैठे रहते हैं, एक स्थिति में बैठे रहते हैं तो हमारा जो वेग होता है उस गाड़ी के हिसाब से हो जाता है, लेकिन एक साथ होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेग का विरोध करते हैं, उस स्थिति दूसरी स्थिति में जाकर हम एक साथ आगे चले जाते हैं। ठीक बात है ना, ब्रेक लगाने पर शरीर आगे को झुक जाता है। और ये वाले 2 उदाहरण ध्यान रखना, आगे कुछ उदाहरण उनको देखते हैं। मुक्त पतन में वस्तु की गति की समीकरण ये वहाँ पर है यू टी प्लस हाफ जी टी, जहाँ पर ए है वहाँ पर जी लगा दो इसमें। चलिए बीच में स्लाइड आगे देखते हैं। ये किसके हैं, जो अभी हमने फर्स्ट नियम पढ़ा था उसी के ये एग्जाम्पल से, जड़त्व के नियम के। ब्रेक लगने पर आगे की ओर धक्का लगना, ब्रेक लगता है तो आगे की ओर धक्का लगता है, जड़त्व के नियम की स्थिति का विरोध होता है। वहाँ पर जो हम एक स्थिति में खड़े रहते हैं, जैसे ब्रेक लगता है आगे की ओर जड़ जाते हैं, क्योंकि जड़त्व के कारण, फर्स्ट नियम के कारण। बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, जबकि ब्रेक लगने पर पीछे की ओर धक्का लगना। नहीं, अचानक रुकने पर आगे की ओर और जैसे चलता है उस पीछे की ओर धक्का लग जाता है। उंगली से ताश के पत्ते को झड़कने पर ताश तो उड़ जाता है लेकिन पत्ता नीचे गिर जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, ये हम अभी देख चुके हैं। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जितना वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। रबर की गेंद का या उसी आकार का पत्थर की गेंद
का मतलब देखो, एक रबर की गेंद है और उसी आकार की पत्थर की गेंद है, सेम आकार की, लेकिन जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? पत्थर का ज़्यादा होगा, इसलिए वो अपनी स्थिति पर बना रहेगा। और रबड़ की गेंद जैसे हमने फेंका, रबड़ की गेंद को फेंका तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, और उसको पत्थर को फेंका वो कम दूरी तय करेगा जड़त्व के कारण ही। साइकिल और एक रेलगाड़ी, एक तो साइकिल होती है, रेलगाड़ी किसका ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का। 5 रुपये का एक सिक्का और 1 रुपये का एक सिक्का, 5 रुपये का जड़त्व ज़्यादा होगा। फल लगे पेड़ की डाल को हिलाने पर फल का गिरना, फल गिरता है क्योंकि जड़त्व के नियम के कारण। कंबल को डंडे से पीटने पर जो कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ये भी जड़त्व के नियम के कारण होता है। जब कोई वस्तु चलती हुई गाड़ी से, वो व्यक्ति बस चलती हुई गाड़ी से गिर कूदता है, तब मोह के बल आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में था तो उसका पूरा शरीर गाड़ी के बेग से गतिमान था, गाड़ी के अंदर था, गाड़ी के बेग से गतिमान था। जब वह कूदता है तो उसके पांव जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते, फिक्स हो जाते हैं, या ऊपर का शरीर गाड़ी के बेग से गतिमान रहता, वो तो फिक्स हो जाते हैं, ऊपर का शरीर गाड़ी के बेग से गतिमान हो जाता है, रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसीलिए देखें कभी कभी ड्राइवरों ने, आपने देखा होगा, बोलते हैं वो कि जब उतरो तो आगे की ओर मुँह करके और चलते हुए उतरना, जिससे क्या है उसकी रफ्तार में थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे तो हम इस तरह आसानी के साथ उतर जाएंगे। इसलिए व्यक्ति मुँह के बल आगे की ओर गिर जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं कि आगे की ओर मुँह करके उतरो और थोड़ा चलो, उसी के साथ दौड़ो, जिससे आप और उसकी मोमेंटम जो होगा वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगे तो धीरे धीरे आप रुक जाओगे। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। लंबी कूद के समय खिलाड़ी का दौड़ना, गति में जड़त्व का अवस्था, दौड़ का आता, फिर एक साथ उसमें छलांग लगाता है। जब कोई मोटर तीव्र गति से किसी तीव्र मोड़ पर मुड़ती है तो हम आगे की ओर झुकने लगते, हम इधर की ओर, जैसे वो न्यू मुड़ रही हो तो इधर दूसरी ओर, जिससे क्या है उसकी स्थिति बनी रहे। इसे भी जड़त्व के नियम से समझ सकते हैं। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर की दूसरी ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी डायरेक्ट, तो बहुत सिंपल, एक दो बार फेरोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। कैरम की गोटियों को तीव्र एक साथ देते हैं, तो जिसमें हम देते, मान लो जैसे ऊपर की सारी है, इस प्रकार से कैरम की गोटियाँ रखी हुई हैं, जैसे ऐसे रखी हुई हैं, और हम एक गोटी में देते, नीचे जो गोटी होती है उसमें दिया हमने, इस प्रकार से स्ट्राइकर से दिया, तो ये तो निकल के भग जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी यहीं पर बनी रह जाएंगी, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ये निकल के भग जाती है नीचे वाली जो होती है। ठीक बात है ना? ओके, ये भी जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। कांच के खाली गिलास में, वो हमने पढ़ लिया है। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट है संवेग, जो इसी उससे रिलेटेड है, उसको देखते हैं। संवेग, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको दर्शाते हैं हम P, संवेग को P बराबर m इंटू बी। m क्या होता है? मास, द्रव्यमान, और v क्या होता है? वेग, वेलोसिटी। संवेग का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? m क्या होता है? किलोग्राम। वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्योंकि हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि द्वितीय में यह यूज होने वाला है, इसलिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग और बल। फोर्स, बल क्या होता है? फोर्स बराबर m में, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। संवेग और बल की व्युत्पत्ति, P बराबर mv क्या होता है? संवेग होता है। बल जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है संवेग में परिवर्तन के दर के, जो फोर्स होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग ऑफ संवेग परिवर्तन की दर के। तो mv मतलब अंतिम वेग माइनस mu बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभ संवेग, तो ये हुआ अंतिम संवेग
माइनस प्रारंभिक संवेग बटे उसमें परिवर्तन की दर मतलब समय, ये बराबर होगा k इंटू एम बी माइनस यू बटे में टी। बी माइनस यू क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर की क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये क्या हो जाएगा k इंटू एम ए, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो F बराबर एम ए क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक होता है, उसे हम हटा देते हैं। F बराबर एम ए क्या हो जाएगा, F बराबर एम ए, और F बराबर एम ए क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है, बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, बल की परिभाषा को देता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या होता है। एक बार और इसको देख लो, यहाँ से और यहाँ से, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, चलिए F बराबर है में। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, दूर चल गतिमान होगी जब तक कोई भारी बल नहीं लगाएंगे। ये किसकी देता है, जड़त्व की। द्वितीय बल क्या है, द्वितीय क्या है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, वो बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभ संवेग, उससे परिवर्तन की दर अपोन में टी कर देंगे। तो क्या होगा, F बराबर के एम ए, के समानुपाती स्थिरांक के इसका मान 1 मान लेंगे। तो F बराबर एम ए किसकी वो देगा, बल की क्या देता है, परिभाषा देता है। उदाहरण क्या है, हाथ का खींचना। जैसे ही हम हाथ खींचते हैं, हम बॉल आती है, हम इस प्रकार से हाथ खींचते हैं, पीछे की ओर हाथ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा समय बढ़ जाता है। समय बढ़ जाता है, आसानी के साथ वो हमारे हाथ में आ जाती है और हमारे हाथ में चोट नहीं लगती है। ठीक है, ये किसका नियम है, द्वितीय नियम का उदाहरण है। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल। क्रिकेट में फील्डर द्वारा तेज गति से आ रही गेंद को समय, जो गेंद जब हाथ में आती है समय, उस समय अपने हाथों को पीछे खरीद लेता है। लिपट जो अंदर आती है तो लपकता है, तो समय को हाथों को पीछे खींचता है, जिससे समय बढ़ जाता है। समय बढ़ने के कारण क्या होता है, उसका त्वरण का वो मान धीरे कम हो जाता है, बल का मान थोड़ा, तो वो हाथ में इसमें चोट नहीं लगती। अगर समय नहीं बढ़े, डायरेक्ट लेते देखना, कभी आप ऐसे लोगे तो चोट लगती है सीधी, क्योंकि समय नहीं बढ़ता उसमें। कराटे जो होता है, कराटे चैंपियन का एक खिलाड़ी एक झटके में बर्फ की सिल्ली को ऐसे तोड़ देता है, उसी के कारण। ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना। उदाहरण, एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एक 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 2 सेकंड के लिए बल लगता है, उस पर 2 सेकंड के लिए हम एक बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो वेग जो है 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसका बल ज्ञात करना है। क्योंकि दिया हुआ है प्रारंभिक वेग क्या है, 3 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग क्या है, 7 मीटर पर सेकंड हो जाता है। समय कितना लगता है, 2 सेकंड लगता है, और द्रव्यमान कितना, 5 केजी है। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर अपोन में टी। संवेग में परिवर्तन m b माइनस यू अपोन में टी। तो m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 5, b माइनस यू, उसमें परिवर्तन का 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में 2। तो ये क्या हो जाएगा, 10। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। अभी तक हमने देखा था कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। अगर ये बल 5 सेकंड तक लग रहा है तो 5 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। अगर हम अंतिम बल हम अंतिम वो पूछेंगे, ये क्या होगा, b बराबर u प्लस ए टी। इससे किया है हम, क्योंकि a को हमने चेंज कर लिया है त्वरण को, क्योंकि F बराबर क्या होता है, a में होता है। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो v बराबर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें हम सारी की सारी, हमारे पास बल भी है 10 न्यूटन, बल क्या u तो क्या है, प्रारंभिक वेग 3 प्लस F क्या है, 10 न्यूटन 10, समय क्या है हमारे पास है, कितना कर दिया 5, और अपॉन टी क्या है 5 सेकेंड। m क्या है 5 kg है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड वेग हो जाएगा उसका। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिल सकते हैं।
अब देखते हैं लास्ट जो नियम है न्यूटन की गति का, वो है तृतीय नियम। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब जितना हम किसी पे बल लगा रहे हैं तो वो भी हमारे पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा रहा है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को थप्पड़ दोगे, खड़ा मार ही देगा। थोड़ा बहुत ये हो सकता है उसका हल्का मोटा पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। इस प्रकार से वो समान हर एक क्रिया की दूसरी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब हर क्रिया की एक न एक अपोजिट डायरेक्शन में समान क्या होगी, प्रतिक्रिया। हम किसी को इस प्रकार से धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर बल लगा रहा है। ठीक है, इस नियम को बोलते हैं, इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। मतलब संवेग संरक्षण क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। मतलब किसी वस्तु के टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसके उदाहरण क्या है, रॉकेट का ऊपर चलना, क्योंकि रॉकेट ऊपर चलता है, जो इसकी गैस होती है नीचे क्या होती है, एक क्रिया कर रही होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया ऊपर, उसको ऊपर बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ पर बल लगता है इसलिए ऊपर बढ़ता है। हर क्रिया का एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार हम चलते हैं तो हम इस प्रकार से चल रहे हैं, एक क्रिया ऐसी हो रही, एक क्रिया ऐसी हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। हम गोली दे, पिस्तौल से गोली निकलती है तो गोली इधर जाती है, उसकी प्रतिक्रिया पीछे की साइड, क्रिया तो हम आगे की साइड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या होगी, पीछे की साइड होगी। गोली आगे धक्का लगता है, इसलिए धक्का लगता है, गोली चलाते इसलिए। रिवॉल्वर को यहाँ पर कंधे पर रख के चलाते हैं क्योंकि उससे धक्का से बच सका, नहीं चलाओगे तो एकदम बहुत धक्का लगता है और हम पीछे गिर जाते हैं। तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, अपोजिट होती है और समान डायरेक्शन में होती है। ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट की गैस है यहाँ पर पीछे की साइड एक प्रतिक्रिया करती है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, और हम चलते हैं, इधर क्रिया हो रही है तो इसकी एक विपरीत साइड में प्रतिक्रिया लगती है, गोली यहाँ से निकलती है, यहाँ पर क्रिया कर रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिक्रिया हो रही है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब तक हमने तीनों नियम पढ़ लिए। पहला जड़त्व का, दूसरा बल की परिभाषा देता है, तीसरा हमने क्रिया प्रतिक्रिया का। हमने ये भी देखा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कुल संवेग क्या होता है, संरक्षण होता है, कंजर्व होता है, मतलब नहीं घटता है नहीं बढ़ता है। टकराने से पहले का और टकराने के बाद का, जैसे दो गाड़ियाँ टक्कर करती हैं तो उनके पहले का, उससे पहले का और टक्कर होने के बाद का, दोनों का संवेग हमेशा क्या होगा, संरक्षित होगा, मतलब समान होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं तृतीय नियम के। क्या क्या है, गोली चलाने पर बंदूक से कंधे को झटका लगना। ठीक है, नाव चलने पर पानी को पतवार से पीछे की ओर धकेला, क्योंकि पानी पीछे धकेलते हैं इसलिए वो आगे बढ़ती है। क्रिया पीछे की, वो आगे बढ़ी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। पानी में तैरते समय हाथ पैरों से पानी को पीछे को धकेलते, ऐसे चलते तो हम इस प्रकार से चलते जाते, मतलब पानी को पीछे धकेलेंगे तो हम आगे जाएंगे। फर्श पर व्यक्ति का चलना, फर्श पर व्यक्ति चलता है तो पीछे की ओर बल लगाता है, पीछे की ओर बल लगाता है, उसकी प्रतिक्रिया आगे की ओर होती है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे, देखा होगा इस प्रकार चलता है, इस प्रकार खड़ा रहता है तो पीछे की ओर, यहाँ से कोई नाव पीछे की ओर ऐसे जाती है। ये सभी किसके, क्रिया, उसके समान हुई है प्रतिक्रिया, तृतीय नियम के सभी उदाहरण। संवेग संरक्षण, टकराने से पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या होता है, फिक्स होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। जैसे इसके उदाहरण क्या संवेग संरक्षण है, बम विस्फोट, दो वस्तुओं का टकराना, रॉकेट का दागना, नाभिक अभिक्रिया और रेडियोएक्टिव क्षय, ये सब क्या संवेग संरक्षण के नियम है। इनको आपको एज इट इज याद करना है मोस्ट। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको जरूर याद करिएगा। ये बिल्कुल आपको हम डायरेक्ट पीपीटी पर इसलिए दिखा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आपको डायरेक्ट डायग्राम से दिखा रहे हैं तो डायरेक्ट ये याद रहेंगे। इस क्लास को बार बार देखोगे तो आपको एग्जाम्पल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। और आपके जो भी फर्स्ट ग्रेड वाले साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, उस तक इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए। एक समान वृत्तीय गति, एक गति के 2-3 फॉर्म और उनको हम देख लेते हैं। एक समान वृत्त मतलब वृत्तीय भाग में अगर हम गति कर रहे हैं, देखा होगा ना जब धावक दौड़ते हैं, धावक एक वृत्त के उसमें, ओलंपिक वगैरह हम दौड़ते हैं वृत्त के उसमें दौड़ते रहते हैं सर्कल में, तो क्या होता है इसमें, बस इतना ही आपको पढ़ना है इसमें कि चाल तो नियत रहती है, एक समान चाल से हम गति, एक समान है तो एक समान चाल रहेगी, लेकिन दिशा हमेशा बदलती रहेगी, इस प्रकार से चेंज होती रहेगी। चाल समान रहेगी, दिशा हमेशा बदलती रहेगी।
महत्वपूर्ण, क्योंकि दिशा बदल रही है इसलिए यह एक त्वरित गति है। दिशा बदल रही है इसलिए क्या है, एक त्वरित गति है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कौन सी गति है, एक त्वरित गति है। चलो, एक समान वृत्तीय गति हमने देख ली, चाल नियत रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा के बदलने से वेग बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है। जो धागे की आपने गति देखी है, जो हम एक धागा लेके इस प्रकार से करते हैं वो एक समान गति होती है। धागे को हमने बांध रखा है, देखो इस प्रकार से चल रहे हैं वो धुआंधार, और उसका बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। अभिकेंद्रीय जो बल होता है अंदर की ओर लगेगा, तभी वो दौड़ता रहेगा। और हम बाहर इसे घुमाते रहेंगे, उसका बल अंदर की ओर लगेगा, और जैसे उसे छोड़ेंगे वो बाहर कक्षा में निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आवर्त और दोलनी गति। इनको सिर्फ आपको इतना याद रखना है। आवर्त पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक है मतलब समय अंतराल में जो हो रहा है, समय अंतराल फिक्स हो रहा है। मतलब इधर गई, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गई, इधर गई, इधर आई, इधर आई, इधर गई, इधर गई। मतलब एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। उसे क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। आवर्तकाल जो होता है, एक आवर्तकाल, उसको टी से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, एक पूरा दोलन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। टी बराबर का 2 पाई रूट में L/G, 2 पाई रूट L/G। और एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, 1/T, आवर्तकाल का विपरीत। ठीक है, तो आवर्तकाल की जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ध्यान रखना, आवर्त का समय है तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड। 1/सेकंड, क्यों 1/T है इसलिए 1/सेकंड। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और आवृत्ति का मात्रक 1/सेकंड। इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है, क्योंकि इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, हृदय की धड़कन की गति। एक बात ध्यान रखना, आवर्तीय गति जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से हो। कोई भी गति जो कुछ समय को, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को फिक्स दोहराती है, उसको हम आवर्ती गति कहेंगे। ये जरूरी नहीं कि पेंडुलम की गति ही आवर्त हो, मतलब वो इस प्रकार से उसे चलना जरूरी है, नहीं। अपने निश्चित, क्योंकि हर्ट की गति क्या होती है, निश्चित समय बाद अपने आप को ऐसे दोहराती रहती है, इसलिए उसको आवर्त गति कहती है। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, हृदय की धड़कन की गति कौन सी गति है, आवर्त गति है। जरूरी नहीं है कि एक सीधी रेखा, मतलब एक निश्चित, मतलब पेंडुलम की गति ही वो आवर्ती गति होती है, दोलनीय गति आवर्ती गति को नहीं। निश्चित समय के बाद, इसकी परिभाषा ये है, निश्चित समय के बाद अपने आप को जो दोहराएगी उसे क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। ठीक बात है, चलो आगे देखते हैं। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम देख लेते हैं, केपलर के ग्रही गति के नियम। इनको जस्ट आपकी इनकी डेफिनेशन से याद कर रखनी है। डेफिनेशन क्या, इनको सिर्फ याद करना, थोड़ा सा देखना, इसी में से आएगा, इससे बाहर इससे कुछ आएगा भी नहीं। ये नियम बताते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे गति करते हैं। पहले तो ये पूछ सकता है केपलर की गति के नियम क्या बताते हैं, तो ग्रह सूर्य के किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, किस प्रकार से चारों ओर उसके गति करते हैं, जिसमें उसकी कक्षाओं का आकार, गति में बदलाव और परिक्रमण काल के संबंध शामिल होता है। इसने केपलर ने गति के 3 नियम दिए थे। कौन से, प्रथम नियम क्या है, कक्षाओं का नियम कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। कौन से पथ में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ग्रह कौन से पथ में घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, पास में तेज, मतलब पास में होंगे तेज होगा, दूर जाएंगे तो धीमा हो जाएगा। इसलिए जो सूर्य के पास के जो ग्रह हैं उनका आवर्तकाल कम होता है, और जो दूर के होते हैं उनका आवर्तकाल वो ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा दिन को उनको चक्कर लगाने में लगते हैं। आवर्तकाल का नियम मतलब आवर्तकाल का समय का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उनकी दूरी के क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, दूरी के ग्रह सूर्य के धीरे धीरे, मतलब जो दूर जो ग्रह होता है, दूर ग्रह वो सूर्य के धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, जो पास वाले होते हैं उनका वो कम समय में चक्कर लगाते हैं। इसके थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, बस लास्ट, उसके बाद ये खत्म होता है।
अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है, जो पास के होंगे ना कम होगा। सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण काल मात्र क्या कितने दिन होता है, 88 डेज है, लेकिन दूरस्थ जो ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 डेज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक ये वाला आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आवर्तकाल उसकी दूरी के क्यूब के, आवर्तकाल का स्क्वायर होता है, आवर्तकाल का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी दूरी के क्यूब के। दूरी ज़्यादा आवर्त भी ज़्यादा होगा, दूरी कम आवर्तकाल भी कम होगा, दूरी ज़्यादा होगी आवर्तकाल ज़्यादा होगा, दूरी कम होगी आवर्तकाल कम होगा। लास्ट देखो, भूस्थानिक उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के बराबर 24 घंटे का होता है। कितनी देर का होता है, 24 घंटे का। जितना पृथ्वी का होता है उतना ही भूस्थानिक है, मतलब भूमि के, तो उसका 24 घंटे होगा। इससे मौसम संबंधी पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं और दूरदर्शन प्रसारण वो इसी से होते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, कौन सा था, बल हमने पहले पढ़ लिया, गति था। इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से बाहर आएंगे नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको हम एक बार और देख लेंगे, छोटी छोटी न्यूमेरिकल ही कराएंगे बस, बाद में एक बार देखेंगे। ये आपका पूरा टॉपिक है, ये इसकी समरी है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आराम से देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा के पूरा, इसमें सारा आपको उसका निचोड़ है। ठीक है, ये गति के नियम है, इधर ये गति के नियम है, ये बल के, और ये कुछ बेसिक स्थितियाँ हैं। आपको ये क्लास ज़्यादा शेयर करनी है अपने जो भाई हैं जिनके भी जब साइंस जो पढ़ते हैं या फिर इस प्रकार की वो पढ़ते हैं। मैं आपको मैथ और साइंस की क्लासें दूंगा, मैथ और साइंस की क्लास लूँगा। आपके फर्स्ट ग्रेड के जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर आप हो, तो आप इन क्लासों को बार बार देखो, मैं गारंटी देता हूँ इससे बार आपको नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं इस प्रकार की वीडियो आपको बना के लाता रहूँ। धन्यवाद।